जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है साधु का वरदान। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक किसान अपनी पत्नी मंजरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। राघव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी वैसा नहीं मिलता जैसा वह चाहता था। गांव में लगातार सूखा पड़ने और फसल खराब होने के कारण राघव और उसका परिवार गरीबी में जी रहा था। गांव के बाकी लोग भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। सभी भगवान से प्रार्थना करते कि उनकी हालत सुधर जाए। एक दिन गांव में साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज दिखने में बहुत तेजस्वी थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश झलकता था। गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर गए। साधु महाराज ने कहा, जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है भगवान उसकी जरूर मदद करते हैं। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर राघव के घर की ओर बढ़े। राघव और मंजरी ने साधु महाराज का बड़े आदर से स्वागत किया। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था उसे उन्होंने प्यार से साधु महाराज को भोजन के लिए दे दिया। साधु महाराज उनके आतिथ्य से बहुत खुश हुए। उन्होंने राघव से कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। राघव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महाराज, हम तो बस अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं। अगर आप हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे हमारी हालत सुधर जाए तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। साधु महाराज ने अपने कमंडल से एक छोटा सा बीज निकाला और राघव को दे दिया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है, इसे अपने खेत में बोना और इसे सच्चे दिल से सींचना। यह बीज ऐसी फसल देगा जो तुम्हारी सभी समस्याओं का हल कर देगा। लेकिन याद रखना, इस बीज का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना, लालच से इसे कभी मत छूना। राघव और मंजरी ने साधु महाराज का धन्यवाद किया। अगले दिन राघव ने उस बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वह बीज बड़ा होने लगा। उसके चारों ओर हरियाली छा गई और खेत सोने की तरह चमकने लगा। वहां ऐसी फसलें उगी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। राघव की मेहनत रंग लाई और वह धीरे धीरे गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। गांव के जमींदार धनराज ने जब यह देखा तो वह हैरान रह गया। उसने राघव से इस चमत्कारी बीज का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन राघव ने साधु महाराज की बात याद रखते हुए कुछ नहीं बताया। धनराज ने लालच में आकर राघव को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने राघव के खेत को जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिली। एक दिन साधु महाराज फिर से गांव में आए। उन्होंने राघव से पूछा, क्या तुमने उस बीज का सही इस्तेमाल किया? राघव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही मैंने इसे इस्तेमाल किया। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें इस काबिल बनाया है। अब यह गांव भी तुम्हारे जैसा ईमानदार बनेगा। मैं तुम पर गर्व करता हूं। साधु महाराज ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि राघव ने बीज का इस्तेमाल कैसे किया। उन्होंने समझाया कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता ही सफलता का असली मंत्र है। साधु महाराज ने सभी को यह भी चेतावनी दी कि अगर वे लालच में पड़ेंगे तो उनके जीवन में वही परेशानियां लौट आएंगी। गांव वालों ने साधु महाराज की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपनी आदतों में सुधार लाने का वचन दिया। राघव ने भी अपने अनुभव शेयर किए और बताया कि कैसे साधु महाराज का वरदान उसके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया। धनराज, जो अब तक लालच और ईर्ष्या में डूबा हुआ था, साधु महाराज की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने राघव से माफी मांगी और अपने बुरे कर्मों के लिए प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। उसने गांव वालों की मदद के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। गांव में अब खुशहाली लौट आई। सभी लोग मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझने लगे। साधु महाराज ने गांव से विदा लेते समय कहा, यह बीज सिर्फ एक माध्यम था, असली वरदान तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है। इसे हमेशा संजो कर रखना। राघव और मंजरी ने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी। गांव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और लोग वहां की एकता और समृद्धि का उदाहरण देने लगे। गांव में खुशहाली और एकता की नई लहर दौड़ पड़ी।
साधु महाराज के आशीर्वाद और उनकी सिखाई शिक्षा ने गांव वालों के जीवन को बदल दिया। राघव का परिवार अब समृद्ध था और गांव के लोगों का मार्गदर्शन कर रहा था। राघव ने अपने खेतों से उपजे अनाज का एक बड़ा हिस्सा गरीब और जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी मंजरी ने भी महिलाओं के लिए एक कार्यशाला शुरू की, जहां उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य कौशल सिखाए जाते थे। राघव और मंजरी ने अपने बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और सेवा का महत्व सिखाया। उनका बड़ा बेटा आयुष अब पढ़ाई के साथ साथ गांव के युवाओं को प्रेरित करता था। छोटी बेटी काव्या ने गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली, जहां शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया जाता था। गांव के लोग अब एक परिवार की तरह हो गए थे। उन्होंने मिलकर एक सिंचाई प्रणाली तैयार की, जिससे हर खेत को पानी मिलता। राघव के खेत का चमत्कारी बीज अब पूरे गांव में बांटा गया और वह गांव हरियाली से भर गया। साधु महाराज ने जाते समय जो वचन दिया था वह सच साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि ईमानदारी और परिश्रम से तुम सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे समाज का उद्धार कर सकते हो। ये वचन राघव और गांव वालों के जीवन का मूल मंत्र बन गया। गांव वालों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि वे अपनी समृद्धि का एक हिस्सा जरूरतमंद गांव की मदद के लिए देंगे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम शुरू किया। राघव की अगुवाई में गांव ने पूरे क्षेत्र में मिसाल कायम की। गांव ने अब अपने विकास को एक नई दिशा दी। राघव और अन्य गांव वाले मिलकर दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी सफलता की कहानियां शेयर करते। उन्होंने अन्य गांवों को प्रेरित किया कि वे भी मेहनत, ईमानदारी और आपसी सहयोग को अपनाएं। गांव में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। हर साल साधु दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन गांव वाले मिलकर उन आदर्शों को याद करते जो साधु महाराज ने सिखाए थे। गांव अब न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो चुका था। हर घर में खुशियां और हर चेहरे पर संतोष था। साधु का वरदान अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। सालों बाद राघव के गांव की पहचान सिर्फ उसकी समृद्धि से नहीं बल्कि उसकी एकता और आदर्शों से भी होने लगी थी। लोग दूर दूर से इस गांव की मिसाल लेने आने लगे थे। राघव और मंजरी ने अपनी सिखाई गई शिक्षा को अपने बच्चों और आसपास के लोगों में फैलाया। गांव में अब न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में समृद्धि आई थी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव आया था। अब गांव में कृषि के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग भी विकसित हो गए थे। महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में शामिल हो गई थी। राघव की पत्नी मंजरी ने अपने द्वारा शुरू किए गए कार्यशाला के माध्यम से कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। एक बड़े केंद्र में बच्चों को शिक्षा देने का काम भी शुरू हुआ। यहाँ सिर्फ अकादमिक शिक्षा नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाए जाते थे। राघव और मंजरी के साथ साथ अन्य गांव वाले भी समाज की सेवा में अपना योगदान दे रहे थे। गांव में एक सामुदायिक केंद्र बना, जहां गरीबों को खाना, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त में मिलती थी। हर साल राघव और उसकी पत्नी समाज में योगदान देने वाले अन्य लोगों को सम्मानित करते थे और उनकी मदद से एक नया उत्सव मनाते थे। इस उत्सव का नाम साधु दिवस रखा गया था, ताकि लोग साधु महाराज की दी गई शिक्षा को ना भूलें और अपने जीवन में उसका पालन करें। गांव की प्रगति अब केवल आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दूर के गांवों ने भी इस गांव से प्रेरणा ली थी। राघव और मंजरी दोनों मिलकर हर महीने एक सेमिनार आयोजित करते, जिसमें आसपास के गांवों के लोग आते और उनकी सफलता की कहानियां सुनते। यहाँ उन्हें बताया जाता कि कैसे मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से सिर्फ व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि समग्र समाज का भी उत्थान हो सकता है। राघव के बच्चों ने अब अपने माता पिता की सोच को आगे बढ़ाया। आयुष ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और गांव में बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। काव्या ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाए और एक ऐसी पाठशाला खोली जहां बच्चों को न सिर्फ पारंपरिक शिक्षा दी जाती थी बल्कि उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार किया जाता था। साधु महाराज के संदेश ने सिर्फ गांव की भौतिक प्रगति को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि वहां की मानसिकता में भी बदलाव लाया।
लोग अब केवल धन और संपत्ति के बजाय सत्य, प्रेम और एकता को प्राथमिकता देने लगे थे। प्रत्येक व्यक्ति ने यह समझा कि सच्ची समृद्धि तभी हासिल हो सकती है जब समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। राघव और उसके परिवार की कहानी अब वैश्विक स्तर पर फैलने लगी थी। विदेशी पत्रकारों ने इस गांव का दौरा किया और वहां की प्रगति के बारे में दुनिया भर को बताया। उन्होंने राघव और उसकी पत्नी के कार्यों को समाज के लिए एक प्रेरणा माना और उन्हें विश्व मंच पर सम्मानित किया। समय के साथ राघव और उसके परिवार ने न केवल गांव की स्थिति को बेहतर किया, बल्कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में बदलाव की लहर भी पैदा की। अब उनके गांव की पहचान सिर्फ समृद्धि से नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में बन गई थी जहां हर व्यक्ति की भलाई की चिंता की जाती थी। राघव और मंजरी ने अपनी शिक्षा के जरिए गांव वालों के बीच आत्मनिर्भरता की भावना विकसित की थी। राघव का बेटा आयुष अब खुद को कृषि क्षेत्र के नवाचार में लगाने में लगा था। उसने सिंचाई, बीज और कृषि तकनीकों में सुधार के लिए नए प्रयोग किए, जिससे न सिर्फ राघव के खेत बल्कि पूरे गांव के खेतों की उपज में वृद्धि हुई। इसके बाद उसने अन्य किसानों को भी इसका प्रशिक्षण देना शुरू किया। गांव में लोगों की सेवा करने का जज्बा और बढ़ा। गांव वालों ने अब मिलकर एक सामुदायिक अस्पताल की शुरुआत की, जहां गरीबों और असहाय लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था। मंजरी ने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहां महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और छोटे व्यवसायों के लिए कौशल सीखती थी। ये प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। समय के साथ साधु महाराज अब भी गांव में आते रहते थे। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद गांव वालों के लिए बहुत मायने रखता था। एक दिन जब साधु महाराज ने राघव और मंजरी से पूछा कि अब क्या नया कार्य करना चाहते हो, तो राघव ने कहा, महाराज, हमें अब अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी धरोहर छोड़नी है। हम चाहते हैं कि यह गांव एक शिक्षा और सेवा का केंद्र बने, जहां लोग न केवल जीवन जीने के लिए बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित हो। साधु महाराज मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा मार्गदर्शन और साधना तुम्हारे बच्चों में भी समाहित हो गई है। ये गांव एक दिन पूरे क्षेत्र में शिक्षा और सेवा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हुई, साधु महाराज के आशीर्वाद दिवस। इस दिन गांव वाले एकत्र होते थे और साधु महाराज द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लेते थे। इसके अलावा हर वर्ष इस दिन पर एक सामूहिक सेवा कार्य किया जाता था, जैसे कि गांव के स्कूलों में किताबों का वितरण, वृद्धाश्रम में सेवा और गरीबों के लिए वस्त्र वितरण। इस परंपरा ने न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डाला। राघव और मंजरी ने अब अपने गांव में एक नई पहल शुरू की, हर घर एक पेड़ अभियान। इस अभियान के तहत हर गांव वाले को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। राघव ने खुद अपने खेतों में हजारों पेड़ लगाए थे और अब पूरा गांव पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो गया था। आगे चलकर राघव और मंजरी ने हर साल एक वृक्षारोपण उत्सव मनाने का निर्णय लिया, जिसमें पूरा गांव भाग लेता था। यह उत्सव न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा के लिए था, बल्कि यह गांववासियों के बीच सामूहिकता और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देता था। राघव के मार्गदर्शन में गांव में एक किसान संघ भी बना, जहां सभी किसान एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करते थे। इस संघ ने किसानों के लिए सामूहिक रूप से बीज खरीदने, खाद और कृषि सामग्री में छूट पाने की व्यवस्था की। इस संघ के द्वारा ही राघव ने अपने गांव के किसानों को न केवल खेती के नए तरीकों से परिचित कराया, बल्कि उन्हें बेहतर बाजारों से जोड़ने के लिए भी प्रयास किए। समय के साथ साधु महाराज का स्वास्थ्य खराब होने लगा। एक दिन वह गांव में आए और राघव से कहा, तुम सबने जो काम शुरू किया है वह अब हर दिशा में फैलने लगा है। मैं अब तुम सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम लोग यही समझना कि जो कुछ भी तुमने किया है वह तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण का परिणाम है। साधु महाराज के आशीर्वाद से राघव और उसका परिवार गांव में सबसे महान सम्मान के पात्र बने। गांव वाले उन्हें साधु के अनुयायी के रूप में सम्मान देते थे और राघव के नेतृत्व में पूरा गांव एकता, समृद्धि और सेवा भाव का प्रतीक बन चुका था।
राघव और मंजरी ने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी कि जीवन में सच्ची समृद्धि और खुशी तभी मिलती है जब किसी के पास सेवा का भाव हो, मेहनत की लगन हो और दूसरों की भलाई की इच्छा हो। काव्या और आयुष ने अपनी पढ़ाई और व्यावसायिक कामों में इसी आदर्श को अपनाया। काव्या ने अब एक स्कूल खोला जिसमें न सिर्फ शिक्षा दी जाती थी बल्कि बच्चों को समाज सेवा की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। आयुष ने अपने पिता की तरह ही कृषि क्षेत्र में कई नई तकनीकों को अपनाया और पूरे क्षेत्र में इसे फैलाने की दिशा में काम किया। समय बीतता गया और राघव के प्रयासों से गांव ने एक नई दिशा पकड़ी। उनके द्वारा स्थापित किए गए संस्थान, सेवाएं और खेती के तरीके अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गए थे। लोग उनसे प्रेरित होकर अपने गांवों में भी उन्हीं प्रणालियों और विधियों को लागू करने लगे। राघव और मंजरी का नाम अब न केवल उनके गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में आदर्श के रूप में लिया जाने लगा। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का स्तर इतना बढ़ चुका था कि कई अन्य गांव भी राघव के द्वारा स्थापित किए गए मॉडल की नकल करने लगे। राघव और मंजरी ने अब अपने परिवार के बच्चों को न केवल अच्छे नागरिक बनाने की दिशा में काम किया बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार समाज का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार किया। आयुष और काव्या ने जब शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को समान अवसर मिले, खासकर गरीब परिवारों के बच्चों को। उन्होंने गांव में एक निःशुल्क पुस्तकालय की स्थापना की जहां गरीब बच्चे अध्ययन कर सकते थे। इस पुस्तकालय में सभी प्रकार की किताबें रखी गईं ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो सके और वे दुनिया में किसी भी चुनौती का सामना कर सके। आयुष ने कृषि में कई नए नवाचार को अपनाया, जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जैविक खेती और पौधों के लिए प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग। उनका उद्देश्य था कि खेती में लागत कम हो और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि हो। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप गांव के किसान अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध थे। इसके अलावा आयुष ने एक कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जिससे किसान अपने उत्पाद को बेहतर दामों पर बेच सकते थे। गांव में अब हर घर में एक पेड़ था और यह प्रथा पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। राघव और मंजरी ने अब हरे भरे गांव की दिशा में काम करना शुरू किया, जिसमें न केवल पेड़ पौधे लगाने की योजना थी बल्कि गांव के जल स्रोतों की सफाई और उनके संरक्षण पर भी जोर दिया गया। काव्या ने इस दिशा में अपनी पूरी ताकत झोंकी। उसने और उसके साथी छात्रों ने मिलकर नदी और तालाबों की सफाई अभियान शुरू किया। इस अभियान ने न केवल पर्यावरण को बचाया बल्कि गांव वालों में जागरूकता भी पैदा की। जल संग्रहण और वर्षा जल संचयन की योजनाओं को लागू करके गांव ने जल संकट से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। राघव और उसके परिवार की मेहनत रंग लाई और गांव ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनानी शुरू की। उनके द्वारा किए गए कार्यों को कई संगठनों और सरकारों ने सराहा। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उनके प्रयासों को उजागर किया और उनके मॉडल को अपनाने के लिए अन्य देशों को प्रेरित किया। राघव, मंजरी, आयुष और काव्या को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राघव ने हमेशा यही कहा कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं होती बल्कि यह सामूहिक प्रयासों और एकजुटता का फल है। राघव ने हमेशा अपनी आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दिया था कि उनका उद्देश्य केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाना नहीं बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने का होना चाहिए। काव्या और आयुष ने यह संदेश अपने जीवन में उतारते हुए अपने बच्चों को यह सिखाया कि जीवन में सफलता का असली अर्थ तब है जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। समय के साथ गांव में राघव और मंजरी का योगदान और भी गहरा होता गया। उनके जीवन के उदाहरण ने न केवल उनके बच्चों को बल्कि समूचे गांव को यह सिखाया कि कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन अगर समर्पण, ईमानदारी और मेहनत से काम किया जाए तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आयुष और काव्या ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की और समाज में सेवा की भावना को हमेशा बनाए रखा। आयुष ने न केवल कृषि के क्षेत्र में नवाचार किए बल्कि वह हमेशा किसानों को नए तकनीकी समाधान और प्रशिक्षण देने के लिए तैयार रहता था। उसकी तकनीकी कृषि शिक्षा और कार्यशालाएं गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गई। काव्या ने शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत पहल की, जहां उसने बच्चों को न केवल किताबों से पढ़ाया
बल्कि उन्हें जीवन में आचार व्यवहार, नैतिकता और समाज सेवा का भी पाठ पढ़ाया। राघव और मंजरी ने कभी भी अपने जीवन को आराम के लिए नहीं जिया, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और शक्ति अपने समाज को बेहतर बनाने में लगा दी। गांव में एकता, समानता, शिक्षा और पर्यावरण की दिशा में जो बदलाव आया, वह केवल एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सब मिलकर किए गए सामूहिक प्रयासों का नतीजा था। अब गांव का हर व्यक्ति समझ चुका था कि अगर सभी मिलकर काम करें और आपस में सहयोग करें तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। राघव और मंजरी के द्वारा स्थापित किया गया सामाजिक समृद्धि अभियान अब गांव की पहचान बन चुका था। साधु महाराज का वरदान अब पूरे गांव में हर किसी के दिल में बसा हुआ था। उनके आशीर्वाद ने ही गांव वासियों को यह सिखाया था कि असली समृद्धि मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम से आती है। साधु महाराज का उपदेश अब गांव वालों के जीवन का हिस्सा बन चुका था। हर साल साधु दिवस पर गांव वाले इकट्ठा होते, साधु महाराज के आशीर्वाद के बारे में चर्चा करते और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते। राघव और उसकी टीम ने अब न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के अन्य गांवों को भी मदद करना शुरू किया। उन्होंने अपनी मेहनत से इन गांवों के किसानों को नए कृषि तरीके, जल प्रबंधन के उपाय और समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। इन गांवों ने राघव के मॉडल को अपनाया और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में बदलाव आ गया। यह एक ऐसी प्रेरणा बन गई जिसने पूरे राज्य में नई उम्मीदों और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की। आयुष और काव्या ने अब राघव की पहल को और बढ़ाते हुए गांव के और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी एक नई दिशा दी। काव्या ने शिक्षा के अलावा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान दिया। उसने गांव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प आदि में प्रशिक्षित किया, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। आयुष ने जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई अभियान चलाए और गांव में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया, जिससे गांव के बिजली बिलों में कमी आई और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। राघव और मंजरी के नेतृत्व में गांव में एकता की भावना दिन ब दिन मजबूत होती गई। हर व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों को समझा और समाज की भलाई के लिए काम किया। गांव में अब हर परिवार अपने संसाधनों को शेयर करता था और आपस में सहयोग करके समस्याओं का समाधान निकालता था। अब गांव में हर घर में खुशहाली थी, हर व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट था और समाज की सेवा करने की भावना हर किसी में समाई हुई थी। राघव और मंजरी का सपना अब पूरा हो चुका था कि उनके गांव का हर व्यक्ति खुशहाल हो, और यह सपना अब और दूर दूर तक फैलने लगा था। राघव और मंजरी की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गई थी। राघव और मंजरी की मेहनत ने न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के कई गांवों में भी सुधार की एक नई लहर पैदा कर दी थी। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का असर दूर दूर तक फैलने लगा। समाज में जो एकता और सहयोग का भाव था, उसने हर किसी को अपने कर्तव्यों का एहसास कराया। अब यह लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी जीने लगे। राघव और मंजरी का सपना अब सीमाओं से बाहर भी फैलने लगा। उन्होंने अन्य राज्यों और शहरों में भी अपने कार्यों के परिणाम देखे थे और उनकी नीतियों को अपनाने की शुरुआत हुई। कई बड़ी सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी उनकी पहल से प्रेरित होकर गांवों में विकास की दिशा में काम करने लगे। राघव और मंजरी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका छोटा सा प्रयास इतना बड़ा बदलाव लाएगा, लेकिन उनके विश्वास और मेहनत ने इसे सच कर दिखाया। आयुष और काव्या ने अपने अनुभवों से सीखते हुए और भी नई पहल शुरू की। आयुष ने बच्चों के लिए विशेष विज्ञान और गणित के शिविर आयोजित किए, जहां उन्हें वैज्ञानिक सोच और खोज का प्रशिक्षण दिया गया। काव्या ने विशेष रूप से लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और समाज में अपनी पहचान बना सके। काव्या ने महिलाओं के लिए एक संगठन भी बनाया, जहां वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती थी और अपनी आजीविका कमा सकती थी। इस संगठन ने न केवल आर्थिक स्वतंत्रता दी बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान भी प्रदान किया। महिलाओं ने सिलाई, कढ़ाई और विभिन्न हस्तशिल्पों में प्रशिक्षण लिया और अपनी कला को बेचा, जिससे उन्हें न केवल आर्थिक लाभ हुआ
बल्कि समाज में भी उनका स्थान और सम्मान बढ़ा। राघव और मंजरी ने यह साबित कर दिया था कि जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और मेहनत से करता है तो वह न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को समृद्ध कर सकता है। आयुष ने गांव में एक नया कृषि मॉडल प्रस्तुत किया जो अधिक सस्टेनेबल और लाभकारी था। उसने आधुनिक तकनीकों और जैविक खेती को मिलाकर एक नया तरीका शुरू किया जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। धीरे धीरे गांव के सभी किसान इस मॉडल को अपनाने लगे, जिससे उनकी पैदावार बढ़ी और वे आर्थिक रूप से मजबूत हुए। कृषि के साथ साथ गांव में जलवायु संरक्षण पर भी जोर दिया गया। आयुष और काव्या ने साथ मिलकर एक जल प्रबंधन योजना बनाई, जिससे गांव में पानी की बचत होने लगी और जल स्तर भी बढ़ने लगा। समाज का हर वर्ग अब गांव के विकास में भागीदार बन चुका था। बच्चे शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल कर रहे थे, युवा रोजगार और कौशल विकास के रास्ते पर चल रहे थे, महिलाएं सशक्त हो रही थी और बुजुर्गों के अनुभव का उपयोग समाज के हर पहलू में किया जा रहा था। राघव और मंजरी ने साबित कर दिया था कि अगर समाज के हर सदस्य को समान अवसर दिए जाए तो समाज का विकास संभव है। अब गांव में कोई भी भेदभाव नहीं था और हर किसी को समान अधिकार और अवसर मिले थे। लोग आपस में सहयोग करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, जिससे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। समाज में सकारात्मक बदलाव को देखकर राघव और मंजरी गर्व महसूस करते थे। उनका जीवन अब समाज सेवा का एक आदर्श बन चुका था। उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर नई पीढ़ी प्रेरित हो रही थी और उनके आदर्शों का पालन कर रही थी। आयुष और काव्या ने अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया और राघव मंजरी के कामों को और बढ़ावा दिया। उनके पास अब एक स्पष्ट दिशा थी और वे जानते थे कि उनका लक्ष्य केवल अपने परिवार का भला करना नहीं है, बल्कि समग्र समाज को एक नई दिशा देना है। समाज की इस समृद्धि और एकता ने राघव और मंजरी के जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब उनके पास न केवल अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित था, बल्कि उन्होंने अपने गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र का भला करने का संकल्प लिया। राघव और मंजरी अब एक नई यात्रा पर निकल पड़े थे, जो न केवल उनके गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी सशक्त बनाएगी। गांव में बदलाव के साथ साथ आध्यात्मिक जागृति का भी द्वार आया। राघव और मंजरी ने महसूस किया कि अगर गांव के लोग अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखें और अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्यता का पालन करें तो समाज में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसी विचार से प्रेरित होकर राघव ने गांव में एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों और संस्कारों की भी शिक्षा दी जाती थी। मंजरी ने भी महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें वे ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी मानसिक शांति और शक्ति को बढ़ा सके। गांव में हर व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता, सत्यता और अच्छाई को बढ़ावा देने लगा। साधु महाराज के दिए गए आशीर्वाद का असर अब हर घर में महसूस हो रहा था। मंजरी और काव्या ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए। उन्होंने गांव में एक महिला संघ की स्थापना की, जहां महिलाएं अपनी आवाज उठा सके, अपनी समस्याओं का समाधान पा सके और समाज में अपनी पहचान बना सके। काव्या ने महिलाओं के लिए विशेष रूप से नेतृत्व और प्रबंधन की ट्रेनिंग भी शुरू की, ताकि वे न केवल अपने घरों की बल्कि समाज की भी दिशा बदल सके। इस कार्यक्रम ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गईं। अब महिलाएं भी रोजगार के अवसरों में भाग ले रही थी और उनकी मेहनत और संघर्ष ने समाज में एक नई क्रांति ला दी। गांव में आयुष और काव्या के नेतृत्व में विकास और समृद्धि की नई दिशा तय की जा रही थी। आयुष ने किसानों के लिए और भी प्रभावी कृषि तकनीक लागू की, जिससे उनकी उपज में वृद्धि हुई और गांव के व्यापार को एक नया मोड़ मिला। काव्या ने स्कूलों और अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया। आयुष और काव्या ने यह सुनिश्चित किया कि जो काम राघव और मंजरी ने शुरू किया था वह कभी न रुके और हर नई पीढ़ी तक पहुंचे। उनका मकसद सिर्फ गांव का विकास नहीं था, बल्कि उन्होंने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठाई, ताकि पूरे देश में इसी तरह के परिवर्तन संभव हो सके। गांव वालों ने अब एक नई परंपरा शुरू की। हर साल सच्चाई और मेहनत का दिन मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें लोग अपने संघर्षों और सफलताओं को शेयर करते थे।
यह दिन एक उत्सव बन गया जो हर साल बढ़ता ही जा रहा था। इस दिन लोग न केवल अपनी सफलता का जश्न मनाते थे, बल्कि उन लोगों की मदद करने का प्रण लेते थे जो अब भी मुश्किलों में जी रहे थे। राघव और मंजरी ने यह समझ लिया था कि किसी भी समाज के असली नेता वही होते हैं जो अपने समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके छोटे से प्रयासों से ऐसा बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन उनके दृष्टिकोण, ईमानदारी और मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर मन में सच्चाई हो तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। समाज में बदलाव का असर अब केवल गांव तक सीमित नहीं था। राघव और मंजरी ने अपने विचारों और कामों को क्षेत्रीय स्तर पर फैलाना शुरू किया। उन्होंने अन्य गांवों और शहरों में भी कार्यक्रम आयोजित किए, जहां वे अपनी कहानी और साधु महाराज के दिए गए ज्ञान को शेयर करते थे। उनका उद्देश्य समाज को सिखाना था कि सच्चाई, मेहनत और एकजुटता से ही किसी भी समुदाय को समृद्ध किया जा सकता है। राघव और मंजरी के नेतृत्व में गांव के लोग अब एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को शेयर करते थे। एकता और सहयोग की भावना ने न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई चेतना का संचार किया। लोगों ने यह समझा कि अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। समाज में फैले इस बदलाव को देखकर साधु महाराज ने एक दिन राघव और मंजरी को फिर से अपने पास बुलाया। जब वे साधु महाराज के पास पहुंचे तो महाराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने समाज की असली शक्ति को पहचाना है। तुमने यह दिखा दिया कि सच्चे दिल से काम करने वाला कभी असफल नहीं होता। राघव और मंजरी ने साधु महाराज के आशीर्वाद से एक और कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने गांव में एक भव्य गुरुकुल की स्थापना की, जहां हर व्यक्ति को केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। वे बच्चों को यह समझाने का प्रयास करते थे कि जीवन में केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। राघव और मंजरी की यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि समूचे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उनका उद्देश्य अब यह था कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता का सही उपयोग करे और समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है अपने चैनल केटीवी स्टोरी में। आज हम लेकर आई है एक चतुर बुढ़िया की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव के दक्षिणी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। वहां रहती थी बुढ़िया अम्मा। उनका असली नाम रामदेई था, लेकिन पूरे गांव में उन्हें चतुर बुढ़िया के नाम से जाना जाता था। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी, पर उनकी आंखों में एक अलग चमक और दिमाग में अनोखी चतुराई थी। अम्मा के पास खेती-बाड़ी का कोई साधन नहीं था। उनकी गुजर बसर गांव वालों के दिए अनाज और अपनी बुद्धिमत्ता से हल की गई समस्याओं पर निर्भर थी। चाहे किसी का खोया हुआ बैल ढूंढना हो या खेत की सिंचाई का तरीका निकालना हो, अम्मा हर बात में माहिर थी। गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन गांव का बनिया रामलाल उनके पास आया। उसने कहा, अम्मा, मेरे पैसे गुम हो गए हैं। मैंने उन्हें संदूक में रखा था, पर अब वह नहीं मिल रहे। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, चिंता मत कर, मुझे बस थोड़ी जानकारी चाहिए। क्या कोई संदूक के पास गया था? रामलाल ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ, कल मेरा नौकर वहां सफाई कर रहा था। अम्मा ने नौकर को बुलाया और बड़ी चालाकी से उससे सवाल पूछे। कुछ देर बाद नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अम्मा ने पैसे वापस दिलवा दिए और रामलाल को समझाया कि संदूक में ताला लगाकर रखना चाहिए। एक दिन गांव के पास के जंगल में डाकुओं का डर फैल गया। डाकू हर दूसरे तीसरे दिन गांव में आकर लूटपाट करने लगे। गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने पंचायत बुलाई। सभी ने तय किया कि अम्मा से मदद ली जाए। अम्मा ने गांव वालों को समझाया, डाकुओं को ताकत से नहीं, चालाकी से हराना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई और गांव वालों को अपने अपने काम सौंप दिए। अम्मा ने कहा, डाकुओं को बेवकूफ बनाकर हराना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। उन्होंने योजना बनाई कि गांव की सारी कीमती चीजें एक गुप्त स्थान पर छुपा दी जाएंगी। अम्मा ने गांव के सबसे बड़े कुएं का इस्तेमाल करने की सोची। उन्होंने कहा,
इस कुएं के अंदर एक छुपा हुआ तहखाना है। हम सारी कीमती चीजें वहीं रखेंगे। डाकुओं को हम यह बताएंगे कि गांव के सभी लोग गरीब हैं और यहाँ कुछ भी लूटने लायक नहीं है। गांव वालों ने अम्मा की बात मानी। सभी कीमती सामानों को कुएं के तहखाने में छुपा दिया गया और घरों को बिल्कुल खाली दिखाया गया। अगली रात डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ गांव में आया। जैसे ही उन्होंने देखा कि गांव के घरों में कुछ भी नहीं है, उन्होंने गुस्से में गांव वालों को बुलाया। सरदार ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? इस गांव में कोई कीमती सामान क्यों नहीं है? अम्मा ने आगे बढ़कर कहा, सरदार, हमारा गांव बहुत गरीब है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो आप हमारे पास बैठिए और खाना खाइए। डाकू सरदार ने सोचा कि यह औरत चालाक है, लेकिन वह उसकी बातों में आ गया। अम्मा ने डाकुओं को खाने में ऐसा नशीला पदार्थ मिलाकर दिया कि सब गहरी नींद में चले गए। रात भर गांव वालों ने डाकुओं के हथियार छुपा दिए और उन्हें रस्सियों से बांध दिया। सुबह होते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे। अम्मा की इस योजना से गांव को डाकुओं से मुक्ति मिल गई। डाकुओं की हार के बाद अम्मा का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अम्मा के सामने अब एक नई चुनौती थी। पास के गांव का मुखिया अपनी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा था। पास के गांव का मुखिया हरिया बड़ा चालाक और लालची था। उसने पड़ोसी गांव की जमीन पर कब्जा करने की ठान ली। उसने सोचा कि गांव वाले सीधे साधे हैं और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। हरिया ने अपने आदमियों को भेजकर गांव के किसानों को धमकाया। उन्होंने कहा, यह जमीन अब मुखिया की है। अगर तुम सब इसे छोड़कर नहीं गए तो अंजाम बुरा होगा। किसान डर गए और उन्होंने अम्मा के पास जाकर मदद मांगी। अम्मा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, डरो मत, हमें चालाकी से काम लेना होगा। हरिया के पास ताकत है, पर हमारे पास बुद्धि है। अम्मा ने किसानों को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले समूह को उन्होंने पास के जंगल से सूखी लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करने को कहा। दूसरे समूह को गांव के बच्चों और महिलाओं को साथ लेकर खेतों में बड़े बड़े गड्ढे खोदने का काम सौंपा। अम्मा ने समझाया, हम गड्ढों को सूखी घास और लकड़ियों से ढक देंगे। जब मुखिया के आदमी आएंगे तो उन्हें इन गड्ढों में फंसाकर उनकी ताकत खत्म करेंगे। अगले दिन मुखिया के आदमी गांव में घुसे। जैसे ही उन्होंने खेतों में कदम रखा, वे गड्ढों में गिरने लगे। कुछ ही देर में पूरा गांव चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगा। अम्मा ने मुखिया के आदमियों को चेतावनी दी, अगर तुमने फिर से गांव की तरफ देखा तो अगली बार तुम्हें और बड़ी सजा मिलेगी। मुखिया को यह खबर मिली तो वह शर्मिंदा हुआ और उसने गांव वालों से माफी मांगी। हर बार की तरह अम्मा ने गांव की रक्षा की, लेकिन एक दिन गांव में एक नया संकट आ गया। पास के जंगल से एक बाघ ने गांव में हमला करना शुरू कर दिया। क्या अम्मा इस बार भी अपनी चतुराई से गांव को बचा पाएंगी? जंगल से आए बाघ ने गांव में डर का माहौल बना दिया। वह रात में जानवरों को उठा ले जाता और दिन में कहीं छुपा रहता। गांव वालों ने अम्मा से मदद की गुहार लगाई। अम्मा ने कुछ देर सोचा और कहा, बाघ ताकतवर है, लेकिन हम अपनी चतुराई से उसे हरा सकते हैं। हमें उसकी आदतों को समझना होगा। उन्होंने गांव के सबसे साहसी युवकों को बाघ के पदचिन्हों का पीछा करने और उसकी दिनचर्या जानने को कहा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद युवकों ने बताया कि बाघ एक पुरानी खंडहर के पास दिन में आराम करता है। अम्मा ने गांव के लोहार को बुलाया और मजबूत लोहे का पिंजरा बनाने का आदेश दिया। उन्होंने गांव के सभी बच्चों और महिलाओं को एकत्र किया और समझाया, हम बाघ को इस पिंजरे में फंसाएंगे, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। बाघ को पकड़ने के बाद अम्मा ने पास के राजा को संदेश भेजा। राजा ने बाघ को जंगल में छोड़ने के लिए अपने सिपाही भेजे और अम्मा की तारीफ करते हुए उन्हें पुरस्कार दिया। गांव वालों ने एक बड़ा आयोजन किया और अम्मा को विशेष सम्मान दिया। बाघ के आतंक के बाद गांव में शांति लौट आई। अब अम्मा ने एक और महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान दिया। गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अम्मा ने गांव वालों को समझाया, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और युवकों को मिलाकर एक पाठशाला शुरू की। अम्मा ने अपने अनुभवों और कहानियों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन की चतुराई भी सिखाई। गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए
और धीरे धीरे गांव में एक नई जागरूकता आई। गांव के हर घर में अब अम्मा की कहानियां सुनाई जाने लगी। उनके चतुराई भरे किस्से लोगों को प्रेरित करते रहे। अब गांव में शांति लौट आई। अम्मा ने देखा कि गांव के बच्चे दिन भर यूं ही खेलते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। अम्मा ने गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक पाठशाला शुरू की। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन की चतुराई भी सिखाई। उनकी कहानियों से बच्चे न केवल शिक्षित हुए बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे गांव में जागरूकता बढ़ी। लोग अम्मा को सिर्फ चतुराई में ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी देखने लगे। एक दिन राजा ने अम्मा को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उनके कारनामों के बारे में सुना था और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित था। राजा ने कहा, माता जी, आपके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की हमें अपने राज्य में आवश्यकता है। क्या आप हमारे राज्य की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं एक साधारण बुढ़िया हूं, लेकिन यदि मेरी चतुराई से प्रजा का भला हो सकता है तो मैं अवश्य मदद करूंगी। राजा के दरबार में अम्मा का स्वागत पूरे सम्मान के साथ हुआ। राजा ने अपने सबसे बड़े मंत्री की समस्या अम्मा के सामने रखी। मंत्री ने कहा, माता जी, हमारे राज्य के कोषागार से सोना चोरी हो गया है। पहरेदार का कहना है कि किसी ने भी कोषागार में घुसने की कोशिश नहीं की, फिर भी सोना गायब हो गया। अम्मा ने सबसे पहले कोषागार का निरीक्षण किया। उन्होंने दीवारों, फर्श और छत का बारीकी से अध्ययन किया। फिर पहरेदार से सवाल पूछे। अम्मा ने एक पहरेदार से पूछा, क्या रात के समय कुछ अजीब या असामान्य देखा गया था? पहरेदार ने कहा, नहीं माताजी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें कोषागार के पास कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। अम्मा ने अनुमान लगाया कि चोरी किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। उन्होंने सभी कर्मचारियों और पहरेदारों की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। अम्मा ने योजना बनाई। उन्होंने कोषागार के पास रात में एक जाल बिछाया। अगली रात एक व्यक्ति चुपके से कोषागार के पास आया। वह कोषागार की छत के जरिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अम्मा ने उसे पकड़ने के लिए पहरेदार को इशारा किया। चोर को पकड़ लिया गया। वह कोषागार का ही एक कर्मचारी था जिसने एक गुप्त सुरंग बनाकर चोरी की थी। राजा अम्मा की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने अम्मा को राज्य की मुख्य सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अम्मा ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, मेरा जीवन गांव में ही अच्छा है। मैं वहीं रहकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। गांव में लौटने के बाद अम्मा को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। गांव के कुएं का पानी अचानक सूखने लगा था। लोग परेशान थे क्योंकि कुआं उनके पानी का मुख्य स्रोत था। अम्मा ने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने कहा, हमें इस समस्या का जड़ से समाधान करना होगा। जंगल में जाकर देखना होगा कि कहीं कोई प्राकृतिक कारण तो नहीं। गांव वालों ने जंगल में जाकर जांच की। वहां उन्हें पता चला कि एक बड़ी चट्टान ने पानी के बहाव को रोक दिया है। अम्मा ने गांव वालों को एकजुट कर उस चट्टान को हटाने का प्रबंध किया। कुछ ही दिनों में कुएं का पानी फिर से भरने लगा। गांव वालों ने अम्मा की चतुराई की एक बार फिर सराहना की। गांव में कुएं की समस्या का समाधान हो गया था, लेकिन अम्मा को अब एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। गांव के पास एक नदी थी जिसका पानी अब गंदा और प्रदूषित होने लगा था। लोग उसे पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वह पानी पूरी तरह से बेकार हो गया था। अम्मा ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और उन्हें समझाया, हमें इस नदी के प्रदूषण का कारण जानना होगा। यह सिर्फ हमारे गांव का नहीं बल्कि आसपास के इलाके का भी मुद्दा है। अम्मा ने नदी के स्रोत तक जाने का निश्चय किया। गांव के कुछ युवा लोग उनके साथ गए और उन्होंने नदी के स्रोत तक पहुंचने की योजना बनाई। नदी के स्रोत तक पहुंचने पर अम्मा और गांव के लोगों ने देखा कि कुछ बड़े कारखाने और उद्योगों का कचरा नदी में डाला जा रहा था, जो पानी को गंदा कर रहा था। अम्मा ने निर्णय लिया कि इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें न सिर्फ कारखानों से बल्कि सरकारी अधिकारियों से भी मदद लेनी होगी। अम्मा ने राज्य के राजा को पत्र लिखा और नदी की स्थिति के बारे में बताया। राजा ने तुरंत अपनी टीम भेजी और कारखानों पर कड़ी कार्रवाई की। कुछ महीनों में नदी का पानी फिर से साफ हो गया। गांव वालों ने
अम्मा के नेतृत्व में इस बड़ी समस्या का समाधान देखा और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। अब अम्मा को सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि दूर दूर के इलाके के लोग भी सम्मान देते थे। समय के साथ अम्मा का प्रभाव बढ़ता गया। वह केवल गांव की समस्याएं नहीं सुलझा रही थी, बल्कि उनकी नीतियां और विचार समाज में एक नई दिशा दिखा रहे थे। राजा ने फिर से अम्मा को दरबार में बुलाया। इस बार उसने अम्मा से एक और प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा, माताजी, आपने हमारे राज्य के कई मुद्दों को सुलझाया है। मैं आपको अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं कभी भी सत्ता की चाहत नहीं रखती। मैं बस गांव में रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि लोग अपनी समस्याओं को समझे और उनका समाधान मिल सके। राजा ने अम्मा के इस विचार को समझा और उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। अम्मा ने गांव में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने गांव में एक और विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जीवन की सच्ची समझ भी दी जाती थी। अम्मा ने गांव के युवाओं को एक नई दिशा दी और उनके भीतर जागरूकता और समाज सेवा की भावना को विकसित किया। अम्मा का जीवन एक मिसाल बन चुका था। उन्होंने न केवल अपने गांव, बल्कि पूरे राज्य में एक नया आदर्श स्थापित किया था। उनके द्वारा किए गए कार्य अब भी लोगों के दिलों में जीवित थे। गांव के बच्चे उनकी कहानियां सुनकर बड़े हो रहे थे और उनकी शिक्षा ने गांव के भविष्य को नया दिशा दी थी। समय के साथ अम्मा के गांव में अब भी कुछ समस्याएं बनी हुई थी, जिन्हें सुलझाना बाकी था। अम्मा ने महसूस किया कि समाज में अब भी बहुत सी अनदेखी और उपेक्षित समस्याएं थी। उन समस्याओं को दूर करना उनका अगला उद्देश्य बन गया। गांव में एक बार फिर से एक बड़ी चुनौती आई। पास के जंगल में एक और जंगली जानवर ने आतंक मचाना शुरू किया था, जो गांव के पास के खेतों को नुकसान पहुंचाने लगा था। इस बार अम्मा ने अपने अनुभव और चतुराई से उस समस्या का समाधान किया। अम्मा ने गांव में एक सभा बुलाई और कहा, समस्या तो हर जगह होती है, लेकिन उसे सुलझाना हम सबका कर्तव्य है। हम सभी मिलकर ही अपने गांव को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने योजना बनाई कि खेतों की सुरक्षा के लिए गांव में एक नया गार्ड टीम बनाई जाए। साथ ही अम्मा ने सभी को समझाया कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने के साथ साथ उनका संरक्षण भी आवश्यक है। राज्य भर में अम्मा का प्रभाव अब राज्य की सीमाओं से बाहर फैल चुका था। राज्य के अन्य गांवों में भी लोग उनकी चतुराई और नेतृत्व की सराहना करने लगे थे। राजा ने उन्हें एक सलाहकार के रूप में अपना मार्गदर्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन अम्मा का जीवन हमेशा एक सरल उद्देश्य पर केंद्रित रहा, अपनी चतुराई और समझ से समाज को बेहतर बनाना। अम्मा का जीवन अब केवल एक कहानी नहीं रहा था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल गांव में, बल्कि पूरे राज्य में एक नई सोच और जागरूकता पैदा की थी। उनकी शिक्षा और चतुराई से प्रेरित होकर गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालने लगे थे। गांव के बच्चे जो अम्मा की कहानियां सुनकर बड़े हो रहे थे, अब अपने जीवन में उन्हीं सिद्धांतों का पालन करने लगे थे। हर घर में अम्मा के आदर्शों पर चर्चा होती थी और उनका नाम हर दिल में बसा हुआ था। गांव में शांति और समृद्धि के बाद अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी को एक उद्देश्य में समर्पित किया था, शिक्षा, चतुराई और समाज की सेवा। उनका सपना अब पूरा हो चुका था, लेकिन एक और सपना था जो उन्होंने कभी किसी से नहीं साझा किया था, अपने गांव के विकास के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाना। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय स्थापित किया, जहां गांव के लोग न केवल किताबें पढ़ सकते थे, बल्कि अम्मा के द्वारा दिए गए जीवन के अनुभवों और शिक्षाओं को भी संजो सकते थे। पुस्तकालय में बच्चों के लिए शिक्षा के विभिन्न स्रोत थे, ताकि वे अपनी जिंदगी में सफल हो सके और समाज की सेवा कर सके। राजा, जो अम्मा की बुद्धिमत्ता और कार्यों से हमेशा प्रभावित रहे थे, ने एक दिन अम्मा को राज्य के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। राजा ने उन्हें राज्य की मणि की उपाधि दी और अम्मा की मेहनत और समर्पण को मान्यता दी। अम्मा ने राजा से कहा, यह सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन असली सम्मान तो उस प्यार और सम्मान में है जो मुझे मेरे गांव के लोगों से मिलता है। वे मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। अम्मा के निधन के बाद गांव में शोक का माहौल था।
लेकिन अम्मा की शिक्षा और चतुराई ने गांव के हर व्यक्ति को इतना प्रेरित किया था कि वे उनकी राह पर चलने की ठान चुके थे। उनकी विरासत ने गांव को एक नई दिशा दी। गांव में जीवन बदलने लगा। अम्मा की कहानियों और सिद्धांतों के आधार पर गांव ने कई सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में बदलाव देखा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोग खुद को अपने भविष्य का निर्माता मानने लगे थे। अम्मा के योगदान के बाद गांव में एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया जो अम्मा के आदर्शों को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। अम्मा के शिष्य, विशेष रूप से उनके प्रिय छात्र जो पहले उनके पास शिक्षा के लिए आते थे, अब गांव के नेतृत्व में शामिल हो गए। एक दिन अम्मा के सबसे नजदीकी शिष्य राजू गांव का सरपंच बन गया। राजू ने अम्मा की शिक्षाओं को सख्ती से पालन करते हुए गांव में कई सुधार किए। वह जानता था कि अम्मा ने हमेशा यह सिखाया था कि किसी भी समस्या का हल एकजुटता, समझदारी और चतुराई से ही निकाला जा सकता है। राजू ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाते हुए राजू ने गांव में एक बड़ा स्कूल स्थापित किया जिसमें न केवल नियमित पढ़ाई होती थी बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण कौशल भी सिखाए जाते थे। गांव और राज्य में अम्मा की शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थी कि अब उनकी कहानी राज्य के बाहर भी सुनाई जाने लगी। उनके कार्य और दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल एक कुशल मार्गदर्शक बल्कि एक जीवन दृष्टि के रूप में स्थापित कर दिया। अम्मा के सिद्धांतों के कारण राज्य के अन्य गांवों में भी परिवर्तन की लहर चली। हर गांव में एक अद्वितीय स्कूल की शुरुआत हुई जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन के आवश्यक कौशल और चतुराई भी सिखाई जाती थी। राज्य के उच्च अधिकारियों ने अम्मा के दृष्टिकोण को अपनाया और कई योजनाएं बनाई जो समाज के हर वर्ग की मदद करने के लिए समर्पित थी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए। अम्मा की चतुराई ने केवल गांव के स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य की नीति में भी बड़ा बदलाव लाया। उनके शिक्षा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने नए पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और नैतिक शिक्षा को शामिल किया। राजा ने घोषणा की, अब से राज्य में हर नागरिक को अम्मा की शिक्षाओं के आधार पर न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा बल्कि हम सभी को एक ऐसे समाज की ओर अग्रसर होना है जो न्यायपूर्ण, समृद्ध और सशक्त हो। अम्मा का प्रभाव अब केवल एक गांव या राज्य तक सीमित नहीं था। उनके विचार और कार्य अब एक वैश्विक प्रेरणा बन चुके थे। उनके बारे में किताबें लिखी गई और दुनिया भर में उनके नाम की चर्चा होने लगी। अम्मा की चतुराई और कार्यों की धारा अब एक नई दिशा में बहने लगी थी। उनके विचार और शिक्षाएं अब केवल उनकी कहानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि हर घर में अमल की जा रही थी। उनके उपदेशों ने गांव और राज्य की जड़ें मजबूत कर दी थी और समाज में एक नया उत्साह और समर्पण पैदा किया था। राजा ने राज्य के हर कोने में अम्मा के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक समिति बनाई। उनके द्वारा शुरू किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार योजनाएं अब पूरे राज्य में लागू हो रही थी। हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिल रहा था और अम्मा की दृष्टि से समाज का हर सदस्य महत्वपूर्ण था। गांव में अब अम्मा की विरासत का सम्मान हर साल एक मेले के रूप में मनाया जाता था। इस मेले में अम्मा की शिक्षाओं पर आधारित नाटक, कविताएं और समारोह होते थे। बच्चे अम्मा के आदर्शों पर निबंध लिखते थे और हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते थे। अम्मा का योगदान इतना प्रभावशाली था कि राज्य की नीतियां और योजनाएं अब उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित थी जो अम्मा ने अपने जीवन में उतारे थे। उनका जीवन न केवल एक साधारण बुढ़िया का जीवन था बल्कि एक उदाहरण था कि कैसे साधारण लोग असाधारण बदलाव ला सकते हैं। राजा ने एक बार राज्य की सभा में अम्मा के बारे में कहा, जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं वह अम्मा की दूरदृष्टि और साधारण जीवन के सिद्धांतों की वजह से संभव हुआ है। उनके योगदान ने हमारे समाज को सशक्त किया और उसे नैतिकता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। अम्मा के उपदेशों से राज्य में सशक्त महिलाएं और जागरूक नागरिक उभरे। उनके प्रभाव ने आने वाली पीढ़ियों को एक नया दृष्टिकोण और दिशा दी। अम्मा की मृत्यु के बाद उनके योगदान और चतुराई की कहानियां धीरे धीरे जन जन तक पहुंचने लगी। लोग अब भी उनकी शिक्षाओं को याद करते थे
और हर अवसर पर उनके आदर्शों को जीने की कोशिश करते थे। वह गांव और राज्य जहां अम्मा ने अपना जीवन बिताया था, अब एक नए दृष्टिकोण से देखे जाने लगे। लोग अम्मा की तरह चतुर, समझदार और समाज के प्रति जिम्मेदार बनने का प्रयास करते थे। अम्मा की विरासत अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य में फैल चुकी थी। अम्मा की सबसे बड़ी शिक्षा थी, समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। यही शिक्षा अब गांवों और छोटे कस्बों में फैलने लगी थी। गांव में बच्चों के लिए विशेष पाठशालाएं बनवाई गई, जहां अम्मा की तरह चतुराई, नैतिकता और समाज सेवा की शिक्षा दी जाती थी। अम्मा के आदर्शों पर आधारित अनेक संस्थाएं और संगठनों का गठन हुआ। इन संस्थाओं ने महिलाओं, बच्चों और असहाय लोगों के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। अम्मा का यह संदेश कि हमारे समाज का असली परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है, अब पूरी दुनिया में फैलने लगा था। अम्मा के परिवार के सदस्य अब उनके योगदान को आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगे थे। उनके बच्चे और पोते पोतियां उनकी शिक्षाओं को साझा करते थे और अम्मा के कामों को नई पीढ़ी तक पहुंचाते थे। एक दिन अम्मा का शरीर थककर आराम की स्थिति में आ गया। गांव के सभी लोग उनके पास आए और उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। वे जानते थे कि अम्मा का शरीर तो अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन उनके विचार, उनका दृष्टिकोण और उनका आदर्श सदैव उनके साथ रहेगा। अम्मा का अंतिम संस्कार राज्य के सबसे बड़े सम्मान के साथ हुआ और फिर राज्य के प्रत्येक गांव में उनकी तस्वीरें और उनके आदर्शों से जुड़ी पुस्तिकाएं रखी गईं, ताकि अगली पीढ़ियां उनके बारे में जान सके और उनके रास्ते पर चल सके। केटीवी स्टोरी पर कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस घर की ओर हर नौजवान की आंखें उठती हैं। घर के अंदर चारदीवारी है और उसके बाद है पटरी, फिर सड़क है जिसे रोहतक रोड के नाम से जाना जाता है। अगर दिल्ली बस सर्विस की भाषा में कहें तो इसका नाम है रूट नंबर 27। 27 नंबर की बस यहीं से गुजरती है और विमला के घर के ठीक सामने तो नहीं, बाईं ओर कुछ हटकर बस स्टॉप है। बस स्टॉप पर बहुत चहल पहल रहती है। वहां खड़े होने वाले लोग और नौजवान उस सामने वाले घर को आसानी से देख सकते हैं। यह मकान विमला का है, यानी विमला इसमें रहती है। वैसे बाहर खंभे पर उसके बाप दीवानचंद के नाम की तख्ती लटक रही है। विमला की तरफ सभी की आंखें हैं, खास तौर से उन नौजवानों और युवक दुकानदारों की जो वहीं आसपास रहते हैं। विमला गर्ल्स पब्लिक कॉलेज में पढ़ने जाती है। देखने में सुंदर है और उसकी उम्र यही करीब 20 साल की है। जब वह घर के पास बस स्टॉप पर उतरती है तो उसके साथ नौजवानों का एक हुजूम भी उतरता है, पर वह किसी की परवाह नहीं करती और सीधी अपने घर में चली जाती है। उसके वापस आने का वक्त करीब 2 बजे होता है। उस वक्त बस स्टॉप के पास सामने की दुकानों के नौजवान मालिक भी जमा हो जाते हैं। सब आंखें विमला को देखती है, उसका पीछा करती है, पर वह अपने में मग्न सड़क पार कर जाती है। लोगों का कहना है कि उसने कभी नजर उठाकर किसी को नहीं देखा। एक दिन बस से उतरते हुए उसकी सारी चप्पल में उलझ गई थी और झटके से सब किताबें और कापियां बिखर गई थी। इंतजार में खड़े नौजवानों ने फौरन एक एक किताब उठाकर उसके हाथों में थमा दी थी और उसकी नजरों से कुछ पाने की तमन्ना की थी। खास तौर से एक नौजवान ने बड़ी सज्जनता से आगे बढ़कर पूछा था, आपके चोट तो नहीं आई? जी नहीं, विमला ने बहुत शालीनता से कहा था और अपनी किताबें लेकर चली गई थी। दूसरे दिन वही नौजवान खास तौर से विमला के सामने पढ़ने के लिए 1 बजे से बस स्टॉप पर खड़ा था। आखिर एक बस से विमला उतरी। पहचान को और गहरा बनाने के लिए उस नौजवान ने बढ़कर उससे बात करनी चाहिए, पर विमला चुपचाप सकुचाती सड़क पार कर गई। बहुत दिनों से यही हो रहा है, पर विमला है कि उसमें जैसे कोई ज्वार ही नहीं उठता। अगर उठता भी है तो वह बहुत शालीनता और सफाई से उसे दबा जाती है। किसी ने भी उसे अनजान आदमियों के साथ आते हुए नहीं देखा, बात करते हुए नहीं देखा। विमला का बाप बहुत पैसे वाला भी नहीं, वह किसी प्राइवेट फर्म में काम करता है और अपने घर का भार उठाए उम्र काटता जा रहा है। हाँ, विमला को यह एहसास हर वक्त रहता है कि उसका बाप है और वह बहुत समझदार व मेहनती आदमी है। अपने बाप के संघर्ष को वह जानती है। घर की खस्ता हालत भी उससे छिपी नहीं है, पर वह यह भी जानती है कि बाप के रहते उसे कोई दुख नहीं हो सकता। पढ़ाई खत्म करने के बाद
वह कहीं नौकरी करेगी, छोटे भाइयों को पढ़ाएगी और अगर कोई अच्छा सा नौजवान मिल गया तो बाद में उससे शादी कर लेगी। इस पहले मकान के आसपास रहने वाले सभी लोगों की यह पक्की राय है कि विमला एक निहायत और सुसंस्कृत लड़की है। उसकी जबानों पर सिर्फ उसकी तारीफ है। विमला के बाप दीवानचंद का कहना है कि वे सिर्फ विमला की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उसने BA पास किया, वे किसी बहुत अच्छे नौजवान से उसकी शादी कर देंगे। अगर विमला कहीं खुद शादी करना चाहती है तो भी उन्हें कोई इनकार ना होगा। शर्त एक ही है कि लड़का अच्छे घराने का और अच्छी नौकरी या कारोबार में लगा हुआ होना चाहिए। विमला के घर की तरह शायद हजारों घर है और उसकी तरह की लाखों लड़कियां भी है, उतनी ही सुंदर, सुशील और समझदार। हर लड़की पढ़ रही है और अपने घर के खस्ता हाल से परिचित है, अपने बाप भाइयों के संघर्ष की जानकारी उसे है। हर लड़की अपने घर को और अच्छा बनाना चाहती है। हर लड़की यह भी चाहती है कि कोई उसकी तरफ उंगली न उठा सके। सब लोग उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचें, उसकी खूबसूरती को सराहें और गुणों की प्रशंसा करें। वह अपने घर की इज्जत का जीता जागता नमूना बने और बाप भाइयों की नाक उसकी वजह से ऊंची रहे। शादी के बाद सब जानने वालों को यह संतोष हो कि उसका पति बहुत इज्जतदार, ओहदेदार और शानदार आदमी है और वह शादी के बाद भी अपने भाई बहनों की प्यारी बनी रहे, उनकी मदद कर सके और घर में गौरव प्राप्त करे। पहले मकान में रहने वाली विमला भी यही चाहती थी और जो वह चाहती थी वह सब उसके सामने पूरा भी होता जा रहा था। उम्मीद भी यही है कि उसके सब सपने साकार हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ वह चाहती है वह पा लेना बहुत मुश्किल भी नहीं है। और उस पहले मकान यानी विमला के घर यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची है, इसलिए यह बात यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे सबको विमला जैसी सुशील और समझदार लड़की मिले और किसी की नाक नीची न हो, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। विमला के घर से यह मकान काफी दूरी पर है। यूं देखने पर विमला और कुंती का कोई संबंध भी नहीं है, पर न जाने क्यों उसमें विमला की झलक सी दिखाई पड़ती है। विमला कुंती को नहीं जानती और न कुंती उसे। यह भी जरूरी नहीं है कि जो लोग विमला को जानते हैं वे कुंती को जानते ही हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंती को कतई नहीं जानते। इत्तफाक की बात यह है कि कुंती का मकान भी इसी सड़क पर है। मकान क्या, एक कमरा कह लीजिए। कई साल पहले पूरा मकान लाल का हाथ तंग होता गया और मकान के कमरे किराए पर चढ़ते गए। उनके मकान के फाटक पर भी पहले उनके नाम की तख्ती रहती थी, पर फिर उस पर बाकी किराएदारों के नामों की तख्तियां लटक गई और मकान में हिस्सेदारी के अनुपात का सम्मान करते हुए फाटक पर औरों का हक हो गया। मनोहर लाल की तख्ती वहां से उठकर कमरे की दीवार पर चली गई। जिस वक्त वह तख्ती कमरे की दीवार पर पहुंची उस वक्त मनोहर लाल की हालत बहुत खस्ता थी। नौकरी करने के बावजूद खर्चे का पूरा नहीं पड़ता था, कर्जा भी सिर पर चढ़ता जा रहा था। कुंती से बड़ा एक लड़का था तो जरूर, पर वह शादी के बाद अलग हो गया था। उसने सभी संबंध तोड़ लिए थे। घर से उसका कोई वास्ता नहीं रह गया था। अब घर के 5 बच्चों में सबसे बड़ी कुंती ही है। एक छोटी बहन और 3 भाई और है। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से मनोहर लाल की मौत हो गई। उस वक्त कुंती इंटर में पढ़ रही थी। मनोहर लाल के मरने के बाद घर की देखभाल और खर्चे का पूरा भार कुंती पर ही आ गया था। दीवार पर लगी हुई तख्ती उतारकर अपनी पुरानी चीजों वाले बक्से में आदर से रखती गई थी, क्योंकि जब जब कुंती बाहर से आती थी वह तख्ती देखकर उसकी आंखें भर आती थी। मरने से पहले मनोहर लाल को यही संतोष था कि कुंती जैसी सुशील समझदार लड़की कम से कम इस जमाने में मिलना बहुत मुश्किल थी। वे यही सोचते थे कि कुंती के BA पास करते ही उसकी शादी किसी बहुत अच्छे नौजवान से कर देंगे। ऐसे नौजवान से जिसका खानदान भी ऊंचा हो और जो खुद ऊंची जगह पर हो। अगर कुंती चाहेगी तो वे उसकी पसंद के लड़के के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुंती की खुशी चाहिए थी। बहरहाल उन्होंने न जाने क्या क्या सोचा होगा और कुंती ने क्या क्या मन में तय किया होगा। जहां से हम उसे जानते हैं वहां से सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वह इस वक्त एक नर्सरी स्कूल में मास्टरनी है, जहां से उसे 100 रुपये तनख्वाह के रूप में मिलते हैं, जिससे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी नहीं निकलता। नर्सरी स्कूल से लौटने पर वह किसी जगह ट्यूशन के लिए भी जाती है। वह संघर्षों के बीच से गुजर रही है और अपने घर की इज्जत को बचाए रखने का भरसक प्रयास कर रही है। जैसे जैसे वह सारा सामान मुहैया करती है,
चींटी की तरह हर वक्त चुपचाप काम और प्रयास में लगी रहती है। उसी के घर के पास एक सर्राफे की दुकान है और खराद का काम करने वाले सरदार का कारखाना। असल में वह खराद का कारखाना भी उसी सर्राफे का है। उसमें काम करने वाला सरदार उसका नौकर है। उस कारखाने में तमाम पुरानी चीजें भरी हुई है। अंट संट तरीके से बोरे भरे हुए हैं जिनमें पुराना सामान है। सर्राफे की यह दुकान गरीबों को बहुत सहारा देती है। पिछले 5 बरस से कुंती अपनी परिस्थितियों से लड़ती आ रही है, लेकिन कैसे, यह शायद किसी को नहीं मालूम। बलवंत राय सर्राफ की दुकान में शीशे की अलमारियां है जिनमें चांदी कांसे का जेवर सजा हुआ है। एक सेफ दीवार में घड़ी हुई है जिसमें उसके कहने के मुताबिक सोने का सामान और कीमती पत्थर मोती वगैरह बंद है। बलवंत राय है तो सर्राफ पर उसके कितने कारोबार है इसका ठीक ठीक पता किसी को नहीं है। पुराना सामान भी खरीदता है और नए का व्यापार भी करता है। वह नए से नए फैशन के कपड़े पहनता है, पर पेट ज्यादा निकला होने के कारण हर कपड़ा उसके ऊपर बहुत बेडौल लगता है। वह लोगों की मुसीबत परेशानी में काम आता है। इस दूसरे मकान यानी कुंती के घर से बस स्टॉप जरा दूर पर है। वहां से वह पैदल घर तक आती है। कुंती की उम्र भी करीब 20-22 साल है और देखने में वह भी बहुत सुंदर और सुडौल है। बलवंत राय की दुकान और खराद के कारखाने के सामने से वह रोज गुजरती है। बलवंत राय उसे रोज देखता है, बल्कि वह इसीलिए खाना खाने देर से जाता है कि जरा एक नजर कुंती को देखे। लेकिन थियरी सी जान पहचान के बावजूद कुंती न तो उधर देखती ही है न उसका ख्याल ही करती है। बलवंत राय और कुंती की जान पहचान सिर्फ एक दुकानदार और ग्राहक की जान पहचान की तरह है। एक बार जब उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ी थी तो वह मां की सोने की माला बेचने के लिए दबे पांव उसकी दुकान तक पहुंची थी। बलवंत राय ने एक कुशल दुकानदार की अतिरिक्त सज्जनता और नम्रता की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत उसने नहीं समझी थी। माला खरीद लेने के बाद बलवंत राय उस एक दिन की जान पहचान को और गहरा बनाने के लिए हर तरह की कोशिशों में लगा हुआ था। कुंती के लौटने के समय वह उंगलियों में कीमती मोतियों की 4 अंगूठियां पहनकर दुकान के बाहर पटरी पर खड़ा होता था। कुंती हमेशा उसी पटरी से सिर झुकाए गुजर जाती थी। कुछ ही दिन बाद कुंती फिर शाम के धुंधलके में उसकी दुकान पर आई थी और मां की पुरानी कीमती साड़ी की सीने के काम वाली किनारी और पल्लों के फटे हुए टुकड़े बेच गई थी। जान पहचान फिर भी वहीं रुकी हुई थी। बलवंत राय की दुकान और कारखाने में कुंती के घर की बहुत सी चीजें पहुंच चुकी थी। कुछ पुराने भारी भारी बर्तनों की खराद चढ़ाकर और नया बनाकर वह बेच भी चुका था। गिलट और पीतल के गुलदस्ते भी वह खरीद चुका था, पर जो वह चाहता था वह नहीं हुआ था। कुंती से उसने हर बार बातें की थी, पर उसकी बातों में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था कि बलवंत राय कोई मतलब निकाल सकता। कुंती से घर की तमाम पुरानी और इस्तेमाल की हुई चीजें खरीदने के बाद भी दूरी उतनी ही बनी हुई थी। वह हर बार कोई न कोई शिष्ट मजाक करता और चाहता कि कुंती कम से कम एक बार मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब तो दे दे, पर कुंती विमला की ही तरह कभी मुस्कुराई नहीं। उसने हमेशा सीधी सीधी बातें की, चीज दी और कम ज्यादा जो भी पैसा मिला लेकर चली गई। बलवंत राय ने हमेशा यही जाहिर किया कि वह न सिर्फ कीमती से ज्यादा पैसा ही देता है, बल्कि उन चीजों को भी खरीद लेता है जो उसके काम की नहीं है, जैसे चश्मे का पीतल का पुराना फ्रेम, पूजा के छोटे छोटे बर्तन और पुरानी टूटी हुई पतीलियां। कुंती भी मन ही मन उसकी बहुत कृतज्ञ थी, लेकिन मुस्कुराकर बात करने का सवाल कभी नहीं उठा था, क्योंकि जिंदगी के भारू होते जाने के बावजूद तब तक वह गाड़ी खींच रही थी। कुछ ऐसी आशाएं बाकी थी जिन्हें वह संजो कर रखना चाहती थी, और कुछ ऐसे सपने भी शेष थे जिनके साकार होने की उम्मीद उसे थी। अभी खुशियों के कुछ एहसास बाकी थे जो उसे मुस्कुराने नहीं देते थे। वह अपनी मुस्कुराहटों को बचाकर रखना चाहती थी उस दिन के लिए जबकि वे खुशियां वापस आएंगी। उसके छोटे छोटे भाई बड़े होंगे और घर का नक्शा बदलेगा। आखिर वह दिन आ ही गया जबकि उसकी मुस्कुराहट होठों पर आ गई। वह दिन बेहद खुशनुमा था। बरसात का मौसम था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। भीगी भीगी हवा चल रही थी। दूर से आती हवाओं के साथ मेहंदी के फूलों की महक आ रही थी। रह रह कर बूंदी बांदी हो जाती थी। पेड़ घुलकर नए हो गए थे। सड़कें साफ हो गई थी। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। सूरज डूब चुका था, पर दिन अभी कुछ कुछ बाकी था। कुंती के घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मां को 2 दिन पहले बेहोशी का दौरा पड़ा था। घर में इलाज कराने के लिए पाई नहीं थी, इसलिए वह जनाने अस्पताल में पड़ी हुई थी। उसे देखने जाने
और तीमारदारी में सब पैसे खत्म हो चुके थे। तीनों भाई और अकेली बहन समझदार और नेक बच्चों की तरह चुपचाप अधपेट खाए बैठे हुए थे। किसी के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कुंती एक तरफ बैठी हुई बारी बारी से सब चीजों पर निगाह डाल रही थी, लेकिन अब घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो बेचा जा सके या बिक सके। तस्वीरों के लकड़ी के फ्रेम बिक नहीं सकते, तवा और आखिरी पतीली बेची नहीं जा सकती, और 2-2, 4-4 आने में 2-3 चीजें बिक भी जाए तो कुछ भी हासिल नहीं होता था। मौसम बहुत सुहावना था, हर तरफ से जैसे खुशियां फूट पड़ रही थी। पैरों पर अजीब सी ताजगी छाई हुई थी, और ऐसे खुशनुमा वक्त में कुंती की आंखें रह रहकर भर आती थी। दिल में अजीब सी हुक उठती। भाई बहनों के मासूम चेहरों की तरफ जब वह देखती थी तो मन बैठने लगता था और आंसू नहीं थमते थे। आखिर वह कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर पसोपेश में रही, फिर भीतर जाकर उसने कपड़े बदले, अपने बाल ठीक किए और छोटी बहन को समझाकर कि वह अभी आ रही है, वह बाहर निकल आई। उसकी चाल में कोई संकोच नहीं था। मन अजीब सी मजबूरी की अनुभूति और हिचक से भरा हुआ था, और वह हमेशा की तरह फिर बलवंत राय की दुकान पर खड़ी थी। शाम गहरी हो गई थी। आज वह दिन आ गया था जब उसका मन बहुत भारी था और दुखों के बोझ से हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर उतर आई थी। बलवंत राय ने वह मुस्कुराहट देखी तो सहसा विश्वास नहीं कर पाया। हकलाते हुए बोला, आइए आइए। वहां क्यों रुक गई? कुंती भीतर चली गई। एक आध ग्राहक और बैठे हुए थे। कुंती हमेशा की तरह बेंच पर बैठ गई। बलवंत राय ने ग्राहकों को जल्दी से निपटाकर विदा किया और कुंती को देखा तो उसे सिर्फ वह मुस्कुराहट ही नजर आई। इतने दिनों का परिचय सहज सम्मान का रूप ले चुका था। बलवंत राय ने धीरे से कहा, कहिए, क्या सेवा करूं? बहुत सकुचाते और हिचकते हुए कुंती ने मुस्कुराने की फिर कोशिश की। उसके होठों पर मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई और वह नीची निगाह करके बोली, आज असल में हमें 20 रुपए की सख्त जरूरत थी। चीज तो कोई ला नहीं पाई। वह बात यह थी कि बलवंत राय ने और कुछ जानना जरूरी भी नहीं समझा। कुंती के घर की हालत का पता उसे था और उसके मन में मदद करने की बात भी थी। उसने फौरन 20 रुपये आगे बढ़ा दिए तो बहुत संकोच से लेते हुए कुंती ने कहा, पहली तारीख को दे जाऊंगी। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। बलवंत ने कहा तो वह जैसे उबर आई थी। मन का बोझ भी कुछ हल्का सा लग रहा था। वह हमेशा की तरह ही चुपचाप बाहर निकल आई, पर आज उसने आगे बढ़ने से पहले बलवंत राय के चेहरे पर कुछ भाव पड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वह हमेशा की तरह ही शालीनता से मुस्कुरा रहा था। कुंती भी धीरे से मुस्कुराई और हमेशा की तरह ही चुपचाप पटरी पर चल दी। कुंती के घर की तरह शायद हजारों घर है और उसकी तरह की लाखों लड़कियां हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनना चाहती है और अपने घर की खुशियां वापस लाना चाहती है। पर लड़की किसी बहुत खूबसूरत दिन के लिए अपनी सब मुस्कुराहटें संजो कर रखना चाहती है। दूसरे मकान में रहने वाली कुंती भी यही चाहती थी, और जो वह चाहती थी उसके मिलने का विश्वास उसे शायद अभी तक है, आज शाम तक था। और उस मकान यानी कुंती के घर की यह कहानी ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक पहनाई यहीं तक पहुंची है, इसलिए यह बात भी यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे ऐसा खुशनुमा दिन कभी ना आए और किसी को मुस्कुराना न पड़े, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। लज्जा का घर ठीक उस चौराहे पर है जहां से बाग के लिए रास्ता कटता है। उसे घर नहीं, फ्लैट कहा जाता है। विकला या कुंती से लज्जावती का कोई संबंध नहीं है, फिर भी एक संबंध सा दिखाई पड़ता है। उन दोनों को यह भी नहीं पता कि जहां से बाग के लिए रास्ता कटता है वहां कोई ऐसा शानदार फ्लैट भी है और वहां लज्जा नाम की कोई लड़की रहती है। लज्जा भी कुंती और विमला की तरह खूबसूरत है, लेकिन उसके रहन सहन ने उसे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बना रखा है। उसके घर में रहने वाले और लोगों के कपड़ों, जूतों और बालों में चमक तो है, पर चेहरों पर धन की ललाई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के दिन फिर गए हैं और ये एकाएक मालदार हो गए हैं। लज्जा को जब भी लोगों ने देखा है मुस्कुराते हुए ही देखा है। अपनी कोई कार उसके पास नहीं है, पर वह हमेशा या तो किसी कार से जाती है या टैक्सी से। ठीक तो मालूम नहीं, पर सुना यही है कि वह किसी बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट है। कभी कभी होटल का सामान लाने ले जाने वाला वैशन भी उसे काफी रात गए घर छोड़ जाता है। लज्जा को यह संतोष है कि आखिर उसने संघर्ष में हार नहीं मानी
और उन दिनों को उसने जीत लिया जो बहुत ही दुखदाई और कष्टप्रद रहे हैं। किसी तरह वह परेशानियों के उस जंजाल से उबर आई है जो आए दिन उसे घेरे रहती थी। अपने पिछले 4-5 वर्षों के जीवन पर जब वह निगाह डालती है तो उसे लगता है जैसे वह एक भयंकर जंगल से बाहर आ गई है और अब तमाम रास्ते सामने खुले पड़े हैं। लोग उसे बहुत शक की निगाहों से देखते हैं। उसके फ्लैट के नीचे रहने वाला ब्रोकर बड़े मजे ले लेकर उसकी कहानियां सुनाता है। एक रात तो यह लड़की 2 बजे आई, बड़ी आलीशान गाड़ी थी, और यही भाईजान सीढ़ियों वाली जगह में उस आदमी ने इसे प्यार किया और गाड़ी लेकर चला गया। ये यहीं बाहर खड़ी बहुत देर तक जाती हुई गाड़ी को देखती रही, फिर लड़खड़ाती हुई ऊपर चली गई। बहुत देर तक इसने घंटी बजाई, तब दरवाजा खुला और रास्ते में ही इस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत डांट लगाई घर वालों को कि घंटे घंटे भर घंटी बजानी पड़ती है। घर में सभी लोग थे पर किसी ने छू तक न की। कितनी तनख्वाह मिलती होगी इसे? एक ने ब्रोकर से पूछा था तो उसने रस लेते हुए कहा था, अरे उसे पैसे की क्या कमी, कार से नीचे तो पैर नहीं रखती। बड़ी लंबी लंबी दोस्तियां हैं उसकी। लज्जा को लेकर सब लोग बात करते हैं और अजीबोगरीब किस्से सुनाते हैं, बेहद मजेदार और गंदे किस्से। पर लज्जा इन सब से बेफिक्र है, न वह परवाह करती है। उसके रहन सहन का ऐसा सिक्का सब पर जमा हुआ है कि उसके आने जाने के वक्त वे निगाहें लपेट जाते हैं। लज्जा के होठों की मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू है, वह जादू जिसका एहसास अभी बिमला को अपनी जिंदगी में नहीं हुआ है। लज्जा के शरीर में मोहक कमनीयता है और चाल में एक बनावटी खम है। हर रोज वह बालों का स्टाइल बदलती है और अंदाज में भी बदलाव नजर आता है। लगता है कि वह बहुत तेजी से किसी रास्ते पर बढ़ती चली जा रही है। वह रास्ता खुला हुआ है। वह इतनी तेज रफ्तार से भागती चली जा रही है कि कोई आवाज उस तक नहीं पहुंचती। वह खुद किसी आवाज को सुनने की स्थिति में नहीं है। पास पड़ोस में रहने वाले अपनी लड़कियों के लिए खास तौर से चिंतित हैं। लज्जा के साथ वाले फ्लैट में तो कोई गृहस्थ ज्यादा दिन तक रुक ही नहीं सका। उनकी बीवियों ने वहां उनका रहना मुहाल कर दिया। इसीलिए अब उसमें चिट फंड वालों का दफ्तर खुल दिया है जो दिन भर अपना व्यापार करते हैं और शाम को वहीं से बियर पीकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें भी लज्जा की मुस्कुराने वाली आदत से परेशानी होती है और वे वहीं बैठे बैठे सुबह वाली मुस्कुराहट के बारे में कयास करते रहते हैं। आखिर उनकी बात यही टूटती है कि लज्जा कम से कम उनकी पहुंच के बाहर की चीज है। वे लज्जा को चीज ही कहते हैं। लज्जा के घर में सब खुश है, उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। मामूली और खास सभी तरह के आराम उन्हें प्राप्त है, लेकिन वे सब लोग चोरों की तरह वहां रहते हैं। उसके घर का कोई आदमी नीचे बाजार से सौदा नहीं खरीदता और न वहां के लोगों से रब्त जब्त ही रखता है। वे सब जैसे अकेले अकेले रहते हैं। खास तौर से लज्जा की माँ जब कभी वारजे पर दिखाई पड़ती है तो एक आध निगाहें फौरन यह बताने लगती है कि यही है उस लड़की की माँ। उन नजरों की भाषा को उसकी माँ पढ़ लेती है और इस बात का संतोष करती है कि वह अब उस मोहल्ले में नहीं है जहां तमाम रिश्तेदार रहते थे, नहीं तो वे कुड़ कर ही जान दे देते। लज्जा अधिकतर 3 आदमियों के साथ दिखाई पड़ती है और एक रात जबकि मौसम बहुत खराब था, आसमान रूंधा रूंधा सा था और धूल भरी आंधी चल रही थी, तो लज्जा दिलीप की कार से उतरी थी। उसका मुंह उतरा हुआ था, आंखों में बड़ा सूनापन सा था, बाल भी बिखरे बिखरे से थे। वह दिलीप को अपने साथ ऊपर ले गई थी और कमरा चारों तरफ से बंद करके उसने वहशियों की तरह उसे ताकते हुए पूछा, तुम आखिर इनकार क्यों करते हो? क्या नहीं है मुझ में? इतने दिनों में क्या बदल गया है? दिलीप कुछ देर चुप बैठा रहा था। लज्जा ने उसे फिर कुरेदा था तो उसने कहा, मैं जो कह चुका हूं उसे ही दोहरा सकता हूं। लेकिन क्यों? लज्जा अस्त व्यस्त सी हो गई थी और दिलीप के कंधे से उसने अपना सिर टिका दिया था। दिलीप ने एक बार बहुत गहरी नजरों से उसे ताका था, जैसे वह जोर लगाकर अपना निश्चय बदलने की कोशिश कर रहा हो। लज्जा सीध बैठ गई थी और खामोश निगाहों से अपना उत्तर मान रही थी। इस बात को उठाना ही बेकार है लज्जा, इस पर बहस नहीं की जा सकती। दिलीप ने बहुत सोचकर कहा था, शादी का सवाल नहीं उठता। कमरे में बड़ी मनहूस खामोशी छा गई थी और कुछ देर बाद दिलीप उठकर चला गया था। लज्जा उसे नीचे छोड़ने नहीं आई थी। लज्जा के फ्लैट की तरह हजारों फ्लैट हैं और उसकी तरह की हजारों लड़कियां भी हैं, उतनी ही सुंदर, कोमल और हर वक्त मुस्कुराने वाली। हर लड़की अपने हाल से परिचित है और अपनी जिंदगी बदलना चाहती है। हर लड़की यही चाहती है
कि यह लोग उसे चाहें, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा हो जो सिर्फ उसे चाह सके, ताकि उसे यह संतोष हो कि वह जिंदगी में हारी बाजी जीत गई है। तीसरे मकान में रहने वाली लज्जा भी यही चाहती है, और जो वह चाहती है उस ओर जाने वाला रास्ता पहले ही कट चुका है। और उस तीसरे मकान यानी लज्जा के घर की कहानी यही खत्म होती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची है, इसलिए यह बात भी यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे लज्जा जैसी खूबसूरत और दिल रखने वाली लड़कियों को ऐसे रास्ते पर न जाना पड़े जिससे फिर लौटा न जा सके, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। लज्जा के घर के पास से बाग की तरफ जो रास्ता कटता है, उसी पर थोड़ी दूर आगे सुनीता का घर है। विमला, कुंती या लज्जा में से कोई भी सुनीता को नहीं जानती, सुनीता भी उन्हें नहीं जानती। जानने का कोई सवाल भी नहीं उठता। यहाँ इतने लोग रहते हैं, हर कोई भी किसी को नहीं जानता, किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं है। पर सुनीता को देखने से न जाने क्यों विमला की धुंधली सी आकृति सामने आकर खो जाती है। सुनीता अपनी एक नौकरानी के साथ उस घर में रहती है। पहले तो उसे मकान मिलने में ही बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि किसी आदमी के न होने के कारण मकान मिल ही नहीं रहा था। बमुश्किल तमाम उसे यह घर मिला है, और वह बहुत घुटी घुटी उजरी उजरी सी रहती है। उम्र उसकी ज्यादा नहीं, यही विमला से थोड़ी बड़ी या शायद लज्जा की उम्र की होगी, पर जैसे अकेलेपन के घेरे ने उसे बिल्कुल बदल दिया है। पहले वह किसी अच्छी नौकरी पर थी, पर अब उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग ले ली है और एक नर्सिंग होम में काम करती है। वह नर्सिंग होम यहाँ से बहुत दूर नहीं है। एक तो नर्स का पेशा, ऊपर से चारों तरफ मरा हुआ वीरानापन, अंगुली की अंगूठी तक उतार कर रख देनी पड़ी है। और वह अंगूठी जो वह पहनना चाहती थी, वह तो अभी अंगुली में आने का सवाल ही नहीं उठा। आधी जिंदगी तक आते जाते जैसे सब रिक्त हो गया है। उसे उन सब की याद है जो कभी उसके साथ थे। अब उनकी धरोहर के रूप में सिर्फ वे तस्वीरें हैं जो सुनीता ने अपने एल्बम में लगा रखी है। उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं जिसे वह फ्रेम में लगाकर रेडियो के ऊपर रखे, कुर्सी में आराम से बैठकर रेडियो सुने और उस तस्वीर से बात करे, क्योंकि सभी तस्वीरें एक ही आवाज में बोलती हैं, और तब तो वे आवाजें भी बहुत पीछे छूट गई हैं। वह बाजार से एक दिन एक खूबसूरत सी जापानी गुड़िया खरीद लाई थी, वही उसने रेडियो पर रख ली है। अब अकेलापन बहुत सताता है तो वह उसे ताकती रहती है। वह यहाँ न आ पाती तो शायद उसका जी सकना भी मुश्किल हो जाता। पिछली जिंदगी अधमरे सांप की तरह पलटे खाती है। उसे लगता है कि अब जिंदगी का पूरा अरसा कोई एक जगह गुजार ही नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अपनी ही जिंदगी से कटकर रहा जा सके, पर हर जगह कुछ ही दिनों में बदबू देने लगती है और रहना मुहाल हो जाता है। यही उसके साथ भी हुआ है। वह चाहती है कि पिछली जिंदगी किसी तरह पीछा छोड़ दे तो बाकी दिन वह चैन से रह ले, लेकिन वह चैन उसे कहीं नहीं मिलता। बड़े बड़े लिफाफों में बहुत सी दास्तानें बंद है, और अलमारी में लगी किताबों में बहुत सी ऐसी लाइनें बंद हैं जिन्होंने उसे गुमराह किया है। अब न किताबें पढ़ने को जी करता है और न उन लिफाफों को खोलने का मन होता है। मरीजों की सेवा करने के बाद भी तो राहत नहीं मिलती। उसे सबसे ज्यादा अगर किसी का ख्याल आता है तो विनय का, पर उसके ख्याल से भी कुछ नहीं होता। सब जगह से हारकर उसने विनय मोहन से ही कहा था, और वह तैयार भी हो गया था। तब सुनीता ने एक राहत की सांस ली थी। कुछ दिनों में उमंगें फिर जैसे पनपने लगी थी, और लगता था कि बीती हुई जिंदगी बीत गई। जो बीतने पर भी साथ चल रही थी वह छूट गई, पर विनय मोहन से जुड़ने के बाद वह फिर लौट आई थी। 3 साल भी साथ चल सकना मुमकिन नहीं हुआ था। भरेपन के बावजूद हर दिन एक ऐसा क्षण आता था जिसमें पछतावा होता था। खुश हो लेने पर भी कोई बात कचोटती थी, और यही लगता था कि वह भी चलेगा नहीं। रात बाहों में सोने पर भी जैसे अनजाने ही करवटें बदल जाती है, वैसे ही रह रहकर सब कुछ छूट जाता था, सब बदल जाता था। यही लगता था कि साथ रहने और सहारे की यह जरूरत भर क्यों है। जिंदगी की यह जरूरत कोई मजबूरी क्यों नहीं बन जाती, एक बेबसी क्यों नहीं बन जाती। हर दिन उसी तरह और हर रात उसी तरह गुजरती है। आखिर विनय ने तलाक ले ली थी, और अब सुनीता के पास कोई नहीं आता। वह किसी को बुलाती ही नहीं। नर्सिंग होम का कंपाउंडर कभी आता है तो नौकरानी से बात करता है, डॉक्टर साहब का संदेशा दी जाता है और चला जाता है। वह कभी कोई खूबसूरत सी बिल्ली ले आती है या कोई कुत्ता पाल लेती है, फिर उन्हें भगा देती है। और कभी कभी कमरे के सब पर्दे खोलकर वह सोचती है
कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह सारा माहौल बिखर जाए। एक दिन तो उसके मन में आया था कि धर्म ही बदल कर देखे, शायद तब कुछ बदले, लेकिन उससे भी कुछ होता नहीं दिखाई पड़ता। यह सब का सब एक मजाक भर बनकर रह गया है। सुबह सुबह डबला रोटी वाला आता है तो सुनीता से ही बात करता है। नौकरानी चाहे जितना कहे पर वह सुनीता से बात किए बगैर नहीं जाता। सुनीता भी उसका मन रख लेती है क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब सी निरीहता है और वह लंगड़ा है। एक टांग से साइकिल चलाता हुआ वह आता है और बाहर वाले चबूतरे पर पैर रगड़ते हुए साइकिल रोकता है। पीछे बंधे बक्से के कारण उसकी साइकिल हमेशा डगमगाती रहती है, पर वह गिरता नहीं। आज सुबह भी डबल रोटी देने आया तो सुनीता को ही निकलकर लेनी पड़ी। नौकरानी चाय की पत्ती खरीदने गई थी। वह लंगड़ा डबल रोटी वाला मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनीता से बातें करता रहा। आखिर सुनीता से बातें करता रहा। आखिर सुनीता ने ही बात तोड़ दी और वह सामने वाली चाय की गुमटी पर बिस्किट वगैरह देने चला गया। नौकरानी आई तो उसने शिकायत की, बीबी जी, ये लंगड़ा बड़ा ऐबी है। क्यों, क्या हुआ? सुनीता ने यूं ही पूछा लिया ताकि उसे तसल्ली हो जाए। बढ़ावा पाकर नौकरानी बोली, मैं चाय की पत्ती के लिए गुमटी पर पहुंची तो वह लंगड़ा आपको लेकर मजाक कर रहा था। कह रहा था? क्या कह रहा था? सुनीता ने बड़ी सरलता से पूछा। अरे, बड़ी बुरी बात कह रहा था। नौकरानी की आंखें चौड़ी हो गई थी और वह चाय वाला भी मजाक कर रहा था। वह लंगड़ा कह रहा था कि डॉक्टरनी पर तो अपना दिल, आपके लिए ही कह रहा था। सुनकर सुनीता हंस पड़ी। नौकरानी रसोई में चली गई तो सुनीता ने शीशा सामने रखकर अपने को एक बार देखा, फिर बाल खोलते हुए सोचने लगी, एक लंगड़ा आदमी, डबल रोटी और मजाक के सिवा और है ही क्या जिंदगी में। कुछ देर बाद वह तैयार होकर नर्सिंग होम की तरफ चली गई। सुनीता के घर की तरह हजारों घर है और उसकी तरह हजारों लड़कियां, उतनी ही सुंदर, समझदार और बिल्कुल अकेली। हर लड़की को अपना हाल पता है। हर लड़की इस अकेलेपन से छूटकर भाग जाना चाहती है। चौथे मकान में रहने वाली सुनीता भी यही चाहती थी, और जो वह चाहती है वह पूरा होकर भी पूरा नहीं होता। और उस चौथे मकान यानी सुनीता के घर की यह कहानी यही खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे आगे अभी कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची है, इसलिए यह बात यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे यह लंगड़ी जिंदगी किसी को ना मिले और यह मजाक किसी को ना सहनी पड़े, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।